34 number PYQ, it is given that there is a single spherical curvature whose center of curvature lies at a distance of 0.4 meter from pole, that is the radius is 0.4 meter. Object is placed at a distance of 0.2 meter. mu1 refractive index, mu2 refractive index 1.5. So here radius of curvature mu2, mu1 and u are given, and we have formula for rarer to denser, that is mu2 upon v, mu1 upon e, mu2 minus mu1 upon r, where mu2 is 1.5, mu1 is 0.2 meter, but that is on left side, so we will take u as minus 0.2 and mu1 is 1. So 1.5 and radius of curvature. It is 5 by 4. So 1.5 is 3 by 2. And we can write this as 10 by 2. 0.2 is 2 by 10, 10 by 2. So this is 5 by 4. So 3 by 2v is equal to 5 by 4 minus 5. That is 5 minus 20 upon 4. Minus 15 upon 4. So here v is equal to 3 into 4 upon 2 into 15 minus. So minus 2 by 5, that is minus 0.4 meter. So image will form at minus 0.4 meter, means on that side, on the left side of the curvature. This is very important. Write down the result. अगला 35 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो. 35 नंबर का क्वेश्चन. In this question, a monochromatic light of frequency traveling through air is incident on a medium of refractive index to wavelength of reflected light पूछा है. एक बार क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, इधर ध्यान दो सब लोग. अगली क्वेश्चन पढ़ो. A monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to 14 hertz traveling through air is incident on a medium of refractive index 2. Wavelength of the refracted light will be. ओके, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इन मीडियम पूछा है, बराबर है. देखो एक रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है जो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, क्योंकि एयर है. रेयरर मीडियम एयर है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है. तो रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. और हमारे पास फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2. सही है क्या? या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C1 अपॉन C2. सही है क्या? सो mu2 1 इज इक्वल टू, जब हम C1 अपॉन C2 लिखेंगे तो क्या हम C2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्योंकि C1 तो एयर में हो जाएगी ना, ये तो एयर में स्पीड हो जाएगी, तो ये मीडियम हो जाएगा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो दैट विल बी रिटन एज mu2 अपॉन mu1. C1 है 3 into 10 raised to 8. फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी 5 into 10 raised to 14. हमें लैम्बडा 2 पूछा है, और ये जो mu2 है, mu2 2 दिया हुआ है और ये 1 होगा एयर का. तो फाइनली वी विल हैव हियर लैम्बडा इज इक्वल टू, ये लैम्बडा हमें पूछा है, तो लैम्बडा को इधर शिफ्ट कर देते हैं. 3 into 10 raised to 8 अपॉन 5 into 10 raised to 4 into 2.
5 into 10, 10 into 10 raised to 14, 10 raised to 15, 3 into 10 raised to -7 हो जाएगा वो, 8 minus 15, ये मीटर में आएगा। मीटर का नैनोमीटर में अगर करना है तो 10 raised to 9 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो 3 into 10 raised to 9 minus 7 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, सॉरी 300 नैनोमीटर हो जाएगा ये। तो अच्छा क्वेश्चन था। लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, ये बाय प्रैक्टिस और अच्छे फोकस से ध्यान में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन को 36 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब 36 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ो, मैंने तुम लोग पढ़ो असर्शन एंड रीजन में। असर्शन में क्या कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ द एयर, तो ये तो राइट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर रेयरर मीडियम से ज्यादा ही होता है एयर से, तो ऐसा ही है। असर्शन इज ट्रू, बट अब रीजन के बारे में सोचते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास डेंसिटी which results in a proportionate refractive index। यानी सिंप्लिसिटी में ऐसा कहा गया है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी पे डिपेंड है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? एक्चुअली इट इज द एबिलिटी, इट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये क्या चीज है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम, क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? टू स्लो डाउन स्पीड ऑफ लाइट, टू एब्सॉर्ब लाइट, टू ट्रांसमिट लाइट, ऐसे अलग अलग वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू ट्रांसमिट लाइट, एब्सॉर्ब लाइट, स्लो डाउन लाइट और टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड है। और अगर हम मास डेंसिटी ले तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो इस चीज का और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है कि ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो रॉन्ग है। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। बात समझ में आई? नेक्स्ट 37 नंबर का देखो, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। 37 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। 37 में क्या है देखो अभी, एक ग्लास दिया हुआ है, इस तरह की एक डायग्राम बनाई होगी। अब लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, रेयरर से डेंसर में है या डेंसर से रेयरर में? रेयरर से डेंसर में है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब रेयरर से डेंसर की तरफ है। तो ये थीटा दिया हुआ है, ये आर है, इसको थीटा से क्रिटिकल एंगल बोल दिया है, और इस क्रिटिकल एंगल में ये रे ऑफ लाइट ग्रेजिंग हो रहा है। अब ये जो म्यू2 है, म्यू2 इज गिवन टू बी 1.25, उसके बाद म्यू1 दिया हुआ है तुम्हें 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रेयरर मीडियम। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयरर में होगा, यानी म्यू1 में होगा। आर जो है वो म्यू2 में होगा, यहाँ पर ये म्यू2 में होगा और ये म्यू1 में होगा। क्राइटेरिया समझ रहा है क्या? और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है थीटा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या ग्लास का? हाँ।
कितना दिया है? 1 अच्छा ये दिया ही है अपन लिख रहे हैं। ये क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम 3 स्टेप में काम करेंगे। पहली स्टेप देखो इसके लिए यूज करेंगे म्यू टू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू वन साइन कितना? अरे इतने प्रॉब्लम्स हो गए ना हमारे। म्यू वन साइन 90, so this is 1, so sin theta c 1/1.25। अब 1.25 ने 120/100 तो 100 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 से डिवाइड कर देंगे तो 4/5। तो साइन थीटा से 4/5 आया। और हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि 4, 3, 5 का ट्रायंगल, 3, 4 और 5 का ट्रायंगल, इसमें छोटी साइड वाला एंगल 37 डिग्री होता है और बड़ी साइड वाला एंगल 53 डिग्री होता है। तो साइन अगर 4/5 आया यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा सी 4/5 आया है, इसका मतलब थीटा सी जो है वो कितना होना चाहिए? 53 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये 53 डिग्री है तो डेफिनेटली आर 37 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट, फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, ये 53 होगा तो ये आर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। सही है क्या? अब आर 37 है, सो हियर आर इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो अब थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे? फिर से म्यू वन साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर लेंगे। म्यू वन साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन तो 1 है, हमें साइन थीटा निकालना है। म्यू टू दिया है कितना है? 1.25। 1.25 यानी एक्चुअली वो है 5/4, पर ठीक है हम वहाँ पे 1.25 लिखते हैं। और ये साइन 37 बार अच्छे से लिखे, ये 125/100 और साइन 37 कितना होता है? साइन 37 3/5 बराबर है क्या? तो ये हो गया 525 क्या? अरे समझ रहे क्या? सो 3/4 आंसर आया इसका। 525, 5 1 5 5 25 और 25 4 100, सो 3/4 और साइन थीटा 3/4, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स ऑफ 3/। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 38 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। और 38 A spherical surface of radius of curvature r, segment air from glass, refractive index equal to 1.5 मिनट एयर फ्रॉम ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का? 1.5 1.5। एयर का कितना होता है? 1। तो एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो ऑब्जेक्ट एयर को ग्लास से सेपरेट कर रहा है। आगे The center of curvature in the glass medium. A point object O is placed in air on the optic axis of the surface so that its real image is formed at I inside glass. The line OI intersect in the spherical surface at P and CO is equal to PI. The distance PO equals to पीओ पूछा है क्या? यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, एक स्फेरिकल सरफेस है, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और म्यू2 दिया हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो क्या क्या कहा गया है? ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो u है वही कितना है? v है। OP इज इक्वल टू पी है, गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला करते हैं। Now mu2 is 1.5, v is u minus mu1 is 1, u is minus u actually। समझ में आई कि नहीं बात? ये v यानी u है, पर u एक्चुअली माइनस u है। और ये हो गया 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ दिया है क्या आंसर उसके फॉर्म में? आंसर आर के फॉर्म में, तो हमें कोई ज्यादा अपनी दिक्कत नहीं यहाँ पे। 1.5 अपॉन u, 0.5 अपॉन r
1.5 plus 1, 2.5 upon you 1.5 and 1 by 2. 0.5 and 1 by 2 r. So u को इधर शिफ्ट करेंगे 2.5 into 2 5 और ये r इधर चला जाएगा. बस समझ में आई? नेक्स्ट 39 नंबर तो सीधा सीधा फॉर्मूला है लैटरल शिफ्ट का. T अपॉन cos r sin of I माइनस r. T अपॉन cos r लैटरल शिफ्ट हमें पता है ना लैटरल शिफ्ट की कंसेप्ट. सपोज दैट हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर हम इस तरह से कोई रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. ग्लास स्लैब की वजह से उसका रिफ्रैक्शन हुआ पर इमर्जेंस जब होगा तो ओरिजिनल डायरेक्शन को कैसे जाएगा वो पैरेलल जाएगा और इसी को हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं. अगर यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ तो लैटरल शिफ्ट होता है और इसकी थिकनेस टी मान लेते हैं तो लैटरल शिफ्ट होता है टी अपॉन कॉस आर साइन ऑफ आर माइनस आर. दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला. जस्ट फार्मूला पूछा था जेई में इसमें. अगला क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. आंसर नहीं देखना है क्वेश्चन पढ़ना है. फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर ये पूछा है ना कि भाई ये रेडियस ऑफ कर्व किस पे डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होता है कि नहीं. तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड होती है ना. 1 अपॉन म्यू माइनस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ऐसा लिया था कि नहीं हमने. पर आप लोग भूल गए मिरर के बारे में पूछा है. मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है. कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ तो r/2 होती है ना. इसमें कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं होती. इसी का मतलब वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं होती. फिर तो किसी भी कलर के लिए कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसकी फोकल लेंथ r पे डिपेंड होगी ना ही मीडियम पे. यानी अगर मान लो अरे समझ रहे क्या ये मिरर के बारे में क्वेश्चन है. अगर ये लेंस के बारे में होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करते या ये फॉर्मूला यूज करते तो सही था. और मिरर में क्या है कि F इज इक्वल टू r/2 ये फॉर्मूला है और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड है. इसका मतलब मान लो कॉन्केव मिरर है हमारे पास है वो पहले एयर में रखा है उसकी फोकल लेंथ F है. अब वही मैंने ऑयल में डाल दिया तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा. इट विल रिमेन एज इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. फोर्टी 41 नंबर का क्वेश्चन. हमारे पास इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो वाली. A hemispherical vessel is completely filled with a liquid of refractive index nu. एक मिनट फिर से एक बार. A hemispherical vessel is completely filled with a liquid of refractive index nu. A small coin is kept at the lowest point O of the vessel as shown in the figure. The minimum value of the refractive index of the liquid so that a person can see the point from point E at that level of the vessel is. देखो ध्यान दो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पर कुछ रखा हुआ है. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में. अब ये डेंसर मीडियम और बाहर वाला रेयर है. लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा डेंसर से रेयर में और यहाँ पे जो है इमली खड़ी है. इस इमली को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो ये कब हो सकता है जब ये रे क्या हो जाएगा ग्रेज हो जाएगा. तो ग्रेज के लिए ये एंगल क्या होना चाहिए थीटा सी होना चाहिए. सही है क्या? तो थीटा सी होना चाहिए और ये 90 होना चाहिए. तो म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 क्योंकि म्यू 1 हो जाएगा ईयर. तो म्यू 1 साइन 90 बराबर है क्या? सो म्यू साइन थीटा सी
is equal to 1, so sin theta c is equal to 1 by mu, and mu is equal to v. mu दिया है, mu पूछा है. हाँ, क्वेश्चन एक बार देख लेते. क्वेश्चन क्या है, ये कहाँ गया है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए. तो देखो इधर ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होने के लिए ये साइन थीटा सी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जब ये मिनिमम है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब थीटा सी भी मैक्सिमम होता है. बात समझ में आई क्या? थीटा सी भी मैक्सिमम होगा. अरे क्लियर हो रहा है क्या नहीं? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि नहीं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आई सी. इसका मतलब साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय म्यू. अरे हाँ या ना? अब 1 बाय म्यू, यानी इसका मतलब अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो म्यू इज लेस देन, सॉरी, साइन आई, या फिर इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? म्यू की वैल्यू नहीं दी है क्या? इसको सिंपल कर देते फिर. कितने नंबर का ये? 41. spherical surface, a small coin kept at a lowest point, minimum value of refractive index of the liquid, so that minimum value पूछा है ना, तो minimum value के लिए थीटा लार्ज होना चाहिए. refractive index, refractive index of liquid, so that ठीक है. यहाँ तो ये क्लियर है पूरा अच्छी तरह से, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं. क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होने के लिए यही कंडीशन आएगी. ये अगर सपोज दैट इससे ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, हाँ मैक्सिमम 45 डिग्री हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा होगा ही नहीं. उससे ज्यादा जैसे हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस ही बंद हो जाएगी ना. इस तरह से कर सकते हैं लॉजिकल सेंस. ने पीछे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया. देखो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो आई की मिनिमम वैल्यू, आई सी की मिनिमम वैल्यू देखो √2 थी. साइन आई सी याद है क्या? √2 आई थी और आई सी 45 डिग्री हो गया था. इसका आंसर फिर देखना पड़ेगा. तो यही दिया है, √2 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से. हाँ, आई सी शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि अगर मिनिमम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो आई सी मैक्सिमम होना चाहिए. तो लॉजिकल सेंस कैसे? हाँ सर अगर ये सी ओ का डिस्टेंस अपन एच मान ले तो सी भी एच हो जाएगा सर. सी भी एच हो जाएगा, दोनों एच हो जाएंगे. तो सर ये ओ, हाँ ये बहुत अच्छा लॉजिक है. वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है. उधर से जेलस से निकाल जाएगा. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो 45 है. ये तो बहुत ही बढ़िया है, चलेगा इसमें से. ये रेडियस हो गया, ये आर हो गया, तो ये भी आर हो जाएगा ना. तो ये आर है तो इसका मतलब ये 45 है. तो डेफिनेटली ये भी 45 है. ये टोटल लाइन की, तो ये कितना होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया हो गया ये काम. तो डायरेक्ट क्या कुछ करना ही नहीं था, तो कुछ करना ही नहीं था. ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया. ये तो ज्यादा ही अच्छा हो. चलो ठीक है, आगे बढ़. आगे 40 कितना है? 42. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आईएमपी कर लो इसको. थोड़ा डिफरेंट है ये, हमारे रूटीन फॉर्मूले से हटकर है. जरा अच्छे से पढ़ो इसको, अच्छे से पढ़ो इसको. आईएमपी कर लो इसको. इसमें एक नया फॉर्मूला आने वाला है. हमारे पास क्या दिया है, अच्छे से जरा क्वेश्चन को पढ़ो. पढ़ो तुम अली. In a long glass slab tube, mixture of two liquids A and B with refractive indexes 1.3 and 1.4 respectively. फिर से एक बार पढ़ना. In a long glass tube,
mixture of two liquid A and B with respective index 1.3 and 1.4 respectively form a convex refractive meniscus toward A. If an object placed at 30 centimeters from the vertex of the meniscus in A forms an image with a magnification of -2, then the radius of curvature of meniscus is. देखो मेनिस्कस किसको बोलते हैं? ये इस तरह से सपोज दैट हमारे पास कोई ट्यूब है, इसमें हमने बारीक ट्यूब है कम डायमीटर वाली, इसमें हमने पानी डाल दिया तो हमें इस तरह का कभी कभी पोर्शन दिखता है, बहुत बारीक ट्यूब है, तो इसको मेनिस्कस बोलते हैं। दिस इज मेनिस्कस। तो यहाँ पे मेनिस्कस ये साइड में है, ये मेनिस्कस एनापोल हो गया। दो सरफेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, एक का 1.4 है, और ऑब्जेक्ट 1.3 की तरफ है, और 13 सेंटीमीटर पे ऐसा कहा गया है। सही है क्या? और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2, मैग्निफिकेशन -2 दिया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है इसको फिर से एक बार। In a long glass tube, mixture of two liquid A and B with refractive index 1.3 and 1.4 respectively forms a convex refractive meniscus toward A. If an object placed at 30 centimeters from the vertex of the meniscus in A forms an image with magnification of -2, then the radius of curvature of meniscus is. देखो दो लिक्विड है, एक कॉन्वेक्स पोर्शन बना है, और जिसका मेनिस्कस किसकी तरफ है? ए की तरफ है। ऑब्जेक्ट ए में रखा हुआ है, और हमें क्या पूछा है भाई? रेडियस पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू टू अपॉन, पहले तो ये कर लेते, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन क्या? r। सही है क्या? तो अब r तो हमें नहीं पता, फिर भी देख लेते हैं। 1.4 अपॉन v भी नहीं पता, म्यू1 है तुम्हारा 1.3, और ये है -13 क्या? अरे सही है क्या? म्यू2 1.4 1.3 और r हमें नहीं पता। देखिए 14 अपॉन 10 भी माइनस 13 अपॉन 10 इंटू 13 बराबर है क्या? और माइनस माइनस प्लस 0.1 अपॉन क्या? r। 14 अपॉन 10 भी प्लस 14 अपॉन 10 इंटू 13, ये तो 13 चला गया। 1/10 इज इक्वल टू 1/10 r। 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 14 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r। सो v इज इक्वल टू 14r अपॉन 1 माइनस r। ये हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया। हालांकि हमें इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमें पूछा है r एक्चुअली। चलो देखते हैं कैसे करना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? दो लिक्विड है, एक इस साइड को है, ए साइड को, एक बी साइड को है, और इस तरह से हमने इमेज का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, अब हमें यूज करना है, एक्चुअली हमें निकालना है आर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और यही इस प्रॉब्लम की खासियत है, इस सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है। फॉर सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मैग्निफिकेशन इज म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू v अपॉन, ये नया फॉर्मूला है। For a single refracting surface, magnification is mu1 upon mu2 into v upon u। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना दिया है? -2। mu1 कितना है? 1.3, ये है 1.4। v आया है तुम्हारा, अभी निकाला ना हमने, 14r अपॉन 1 माइनस r, 14r अपॉन 1 माइनस r, और शायद ये 13 है क्या? अरे बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अब ये -2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 14 हो जाएगा, ये 14r अपॉन, तो ये 13 हो गया एज इट इज, और 1 माइनस r वैसे लिखा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस r इज इक्वल टू r। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईएमपी कर लो, अलग टाइप का क्वेश्चन है। जरूर सब लोग अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। 43 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। As the interface between two materials having refractive indices mu1 and mu2, ठीक है, critical angle for the refraction of electromagnetic wave is theta 1c. mu2 material is replaced by another material having refractive index n3 such that critical angle at the interface between n1 and n3, पहला वाला जो है वो n1 और n2 में क्रिटिकल एंगल है और दूसरा n1 और n3 में है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अनेक क्वेश्चन पढ़ो, इधर ध्यान दो सब लोग। At the intervals between two materials having refractive indices n1 and n2, the critical angle for reflection of an EM wave is theta 1c. The n2 material replaced by another material having refractive index n3, such that the critical angle at the interface between n1 and n3 material is theta 2c. If n3 is greater than n2 is greater than n1, then n2 upon n3 is equal to 2 by 5 and sin theta 2c minus sin theta 1c is equal to 1 by 2. Then theta 1c is ये सब कुछ दिया है क्या? हाँ देखो, इंटरफेस बिटवीन n1 एंड n2, इंटरफेस बिटवीन n1 एंड n2 का ये थीटा 1c है क्रिटिकल एंगल। अब क्या हमें n2 ग्रेटर देन n1 दिया है क्या? अरे दिया है ना। n2 ग्रेटर देन n1 का मतलब है कि n2 डेंसर है, बराबर है कि नहीं? अरे हाँ या ना। और n1 रेयरर है, तो इसका मतलब साइन थीटा 1c क्रिटिकल एंगल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, हमने कल फार्मूला लिखा था, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। हमें इस तरह का फार्मूला लर्न नहीं करना है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा जब फर्स्ट मीडियम एयर होगा तो। और मान लो फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है, दूसरा कुछ है, तो इसलिए हमें क्रिटिकल एंगल का फार्मूला इसे ध्यान में रखना है, म्यू आर अपॉन म्यू डी। अब म्यू आर यहाँ पे रेयरर कितना है n1 और म्यू डी है n2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ क्या? अब दूसरा जो है ना n1 एंड n3 है, तो यहाँ पे n3 ग्रेटर देन n2 है, तो इसका मतलब n के पास नहीं होना पर नीट बीट लर्न चाहिए पड़े। या असं लक्ष राहिलं तर काहीच होणार नाही ठिकाणा, स्वतःहून काही डोकं पिकं वापरायचं आहे की नाही कार्यक्रम? हाँ क्या बोल वो भी आउट है वो वो साइन से लॉग ये क्या? हाँ ये साइन उसी बने ऐसा दिया है, हाँ साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c इक्वल टू कितना? 1/2 1/2, ये दिया है, ठीक। हाँ यहाँ पे ध्यान होना चाहिए था तुम्हारा कि ये हमारा n1 और n2 के बीच में है, तो साइन थीटा 2c जो है वो तुम्हारा हो जाएगा n1 अपॉन n3, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम रेट लेंगे साइन थीटा 1c, क्या किया है, क्या चल रहा है, ध्यान होना चाहिए। n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n3, तो ये हो गया n3 अपॉन n2, n2 अपॉन n3 2/5 है, तो ये हो जाएगा 5/2। सही है क्या? तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा साइन थीटा 1c इज इक्वल टू 5/2 साइन, थीटा 2 ये साइन थीटा 2c इधर आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा 2c। हमें साइन थीटा 1c पूछा है या 2c पूछा है? थीटा 1 थीटा 1c पूछा है ना, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा 2c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। साइन थीटा 2c इज इक्वल टू 2/5 साइन थीटा 1c, तो ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा 2c की 2/5 साइन थीटा 1c माइनस साइन थीटा 1c इज इक्वल टू 1/2, यानी थोड़ी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, सभी तो बराबर ही है हमारा 5/2। n3 अपॉन n2 5/2 बराबर है, सब कुछ बराबर है, साइन थीटा 2nc, ठीक है। ऐसा करते हैं यार, हालांकि आंसर दिया हुआ नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। साइन थीटा 2c की वैल्यू हम रख देते पहले, तो चलो कुछ प्रॉब्लम 2/5 साइन थीटा 1c
इसका आंसर उसमें दिया हुआ नहीं है, रॉन्ग है। एनपीए ने इस क्वेश्चन को डिलीट मार दिया था बाद में। -3/5 एटीएम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो साइन थीटा 1c इज इक्वल टू -5/6, ये इसका आंसर।